Hello and welcome to a new lecture. In this lecture, we will cover following topics like kinetic energy of rotation and rotational inertia, torque and angular momentum, and dynamics of fixed axis rotation, that is called the pure rotation. So let's move over to the topics and let we discuss one by one. तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो यही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड रोटेशनल इनर्शिया। इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि रिजिड बॉडी जो है वो तो स्पेशल केस है ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का स्पेसिफिक केस है जिस केस में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब है कि इन रिजिड बॉडी द पार्टिकल्स इन द सिस्टम ऑलवेज मेंटेन द सेम पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम पोजीशन मेंटेन करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस रिलेटिवली फिक्स होता है। और इसमें भी हम लोग सबसे पहले एक और केस लेते हैं जिसमें कि रिजिड बॉडी का जो रोटेशन है वो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हो, वो एक ऐसा एक्सिस हो जो किसी इनर्शियल फ्रेम में फिक्स्ड हो, मतलब इन विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम, ऐसा कोई। उसके बाद हम लोग फिर बाद में हम लोग मोर जनरल सिस्टम्स और मोर जनरल मोशन भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी एक ही सिचुएशन पर फिक्स करते हैं अपने आप को। तो एक सिचुएशन लेते हैं जिस सिचुएशन में हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा किसी एक्सिस के अबाउट, जो कि किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, यानी कि फिक्स्ड है। और इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स सर्कल में मूव कर रहे हैं। और सर्कल यहाँ पर एक दिख भी रहा होगा सर्कल, जो कि यहाँ पर सर्कल बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, बट एक सर्कल आपको दिख रहा होगा। इस ये एक टिपिकल पॉइंट है, पॉइंट पी, जो कि सर्कल में मूव कर रहा है। और इस तरह से सारे पॉइंट सर्कल्स में वेरियस डिफरेंट सर्कल्स में मूव कर रहे होंगे। मान लीजिए जिस सर्कल में मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस आर है और मूव कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। और ये चूँकि कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहे हैं और रेडियस के सर्कल में, मान लिया कि रेडियस आर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो स्पीड होगी उस स्पीड का वैल्यू तो हम लोग ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और भी की जगह ओमेगा इंटू आर रखते हैं तो आपको वैल्यू जो मिलेगा फाइनली वो मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये एक सिंगल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो गई जो इस रिजिड बॉडी का पार्ट है और इस रिजिड बॉडी के साथ रोटेट कर रहा है। और तो सवाल ये उठता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की क्या होगी। तो ऑब्वियसली द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इट्स पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जीज का सम होगी। तो ये भी हमने काइनेमेटिक्स पढ़ते वक्त ये भी हम लोगों ने यहाँ इसके लिए फिक्स किया था कि इफ द बॉडी इज़ रिजिड, अगर ये रिजिड बॉडी है तो ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। सबके लिए, सारे पार्टिकल्स जो अपने अपने सर्किल में मूव कर रहे हैं, सबका ओमेगा सेम होगा। याद है हमने बात की थी कि इक्वल टाइम इंटरवल में सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, दैट मीन्स ओमेगा सबका सेम होगा। और ओमेगा सेम होगा, रेडियस डिफरेंट हो सकते हैं। रेडियस जो है एक के लिए आर है तो बाकी सबके लिए R1 R2 इस टाइप से हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी इसका हम लिखना चाहें पूरी बॉडी का,
ये इसके लिए कुछ सिंबल तो कुछ डिफरेंट लेना चाहिए, लेकिन मैं चलो के ही ले लेता हूँ कि के पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मैं लिखने जा रहा हूँ। तो उस पूरे बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के लिए मान लीजिए सबके मासेस डिफरेंट हैं। तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल का मास अगर m1 है तो उसका रेडियस भी डिफरेंट है। जिस सर्किल में मूव कर रहा है उस सर्किल का रेडियस डिफरेंट है। ओमेगा सबका सेम है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर बाद में ले लूँगा। सबके लिए हाफ का भी वैल्यू सेम होगा, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, और सबके लिए ओमेगा स्क्वायर सेम है तो ओमेगा स्क्वायर से बाद में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इस तरीके से अगर समेसन नोटेशन दे करके मैं लिखूं तो इस काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ इंटू समेसन ऑफ MI/RI स्क्वायर, जहाँ पर कि I का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक जितने भी बॉडीज होंगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इस बॉडी में, 1 के लिए I का वैल्यू 1 से लेकर के n तक ले सकते हैं, और इस सब का सम है ये मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, समेसन सिंबल दे करके इस तरह से इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्पेशल टर्म है समेसन ऑफ MI/RI स्क्वायर, ये बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ masses of the particles by the squares of their respective distances from the axis of rotation। मतलब ये अलग अलग पार्टिकल्स के मासेस मल्टीप्लाइड बाय उसके जो डिस्टेंसेस हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उनके स्क्वायर का प्रोडक्ट है ये चीज़, समेसन ऑफ MI स्क्वायर। और इस टर्म को अगर मान लीजिए, अभी मैंने कुछ नाम नहीं दिया, इस टर्म को मैंने मान लिया कि इस टर्म को मैं लिखूंगा I, कैपिटल I, तो डेफिनेटली मैं इस I को लिख सकता हूँ कि दिस I कैन बी गिवन I समेसन ऑफ MI/RI स्क्वायर। अब इस I का नाम एक देना पड़ेगा, जे भी लिखते हैं बहुत सारे लोग इस दुनिया में, लेकिन मैंने इसका नाम I रखा है, तो ऑल राइट I है इसका नाम, एंड I इसके लिए सिंबल है। और इस I इज कॉल्ड द रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस I को कहा जाता है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का जो है ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि डिस्टेंसेस इसमें हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन से ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन ए पर्टिकुलर एक्सिस अबाउट विच इट इज़ रोटेटिंग। इसके अलावा ये इस बॉडी के किसी बॉडी के शेप पर भी डिपेंड करेगा। शेप पर डिपेंड करने का मतलब ये है कि द मैनर इन विच इट्स मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द बॉडी। ये तो चूँकि हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मास लेना है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कैसे हुआ है उसको मैं शेप से रिलेट कर रहा हूँ। यानी कि आप नट सेल में बोल सकते हैं कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है किसी बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है। हाँ, इसका डायमेंशन ऑब्वियसली डायमेंशन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसमें दो ही चीज़ें हैं, मास और लेंथ है, तो इसका डायमेंशन ml स्क्वायर ही होगा। और इसका यूनिट आप अगर MKS सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो kg मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मेरे ख्याल में ये बड़ी चीज़ें नहीं हैं, इनको आप पिक कर सकते हैं कभी भी। और अब क्या करें कि रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जिसको मैंने माना है, इस I के टर्म में प्योरली रोटेटिंग रिजिड बॉडी यानी कि फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आप सिंपली लिख सकते हैं हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हाफ I ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इस तरीके से किसी प्योरली रोटेटिंग रिजिड बॉडी का मतलब फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाली बॉडी का, क्योंकि उसी के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट ही किया अभी एक स्पेशल केस में, तो हम लोग लिख सकते हैं। बेसिकली क्या है ना कि अगर हम लोग कुछ एनालॉजीज बनाएं इससे ट्रांसलेशन से, तो ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर टाइप से लिखते हैं, और यहाँ पर प्योरली रोटेटिंग रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो हमने लिखी है वो हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिखी है। तो
तो अगर हम एंगुलर स्पीड ओमेगा को मान लें कि इट इज एनालोजस टू द लीनियर स्पीड भी, दोनों के बीच में एनालॉजी दोनों इक्वल नहीं है लेकिन एनालॉग्स हो सकते हैं। तो रोटेशनल इनर्शिया जो है इस लिहाज से इट इज एनालॉजस टू द मास, या फिर मास को आप चाहिए तो ट्रांसलेशनल इनर्शिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आई को अगर रोटेशनल इनर्शिया बोल रहे हैं तो मास एम जो है उसको ट्रांसलेशनल इनर्शिया बोल सकते हैं। ये दोनों एनालोगस हैं। तो हालांकि मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन, बट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज डिपेंड on the axis about which it is rotating. So there is a bit difference in translational and rotational inertia, but आप इतना तो समझ गए होंगे कि पूरी की पूरी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है किसी प्योरली रोटेटिंग रिजिड बॉडी की, ये कैसे आई और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये कन्वीनियंट वे है एक्सप्रेस करने के लिए काइनेटिक एनर्जी और फिर रोटेटिंग रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेस करने के लिए एक कन्वीनियंट टर्म है। सो वी नीडेड टू डिफाइन इट एंड वी हैव डिफाइंड इट। अब एक चीज़ में चलते हैं, एक दूसरा रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का, वो भी बेसिक्स है। तो टॉर्क इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब अगर जानना चाहते हैं कि व्हाट इज टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन क्या है, तो वही रिलेशन है जो फोर्स और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन है। एंड टॉर्क इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो इसको अगर हम लोग इसमें एंगुलर मोमेंटम के डेफिनेशन डाल दें तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोगों ने डिफाइन किया था आर क्रॉस पी एज ए मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम डिफाइन किया था। तो ये टर्म आएगा इसमें, सिंस ये क्रॉस प्रोडक्ट है और आर और पी का, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें इसको फर्दर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, एक टर्म यू इन टू भी वाला जो डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है वो अप्लाई करेंगे, और दूसरी चीज़ जो होगी ये आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, सेकेंड टर्म यही आएगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ये जो आप देख रहे हैं डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, डी आर बाई डी टी को ही वेलोसिटी बोलते हैं, तो डी आर बाई डी टी क्रॉस पी दरअसल भी क्रॉस एम भी हो गया, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे क्योंकि मास तो पॉजिटिव ही लेते हैं। और ये आर क्रॉस डी पी बाई डी टी मैं रहने देता हूँ, डी पी बाई डी टी को आप फोर्स भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को फोर्स भी लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गया और टॉर्क का वैल्यू आ गया आर क्रॉस एफ सिंपली। तो टॉर्क तो होता ही आर क्रॉस एफ। तो यही टॉर्क, सवाल ये उठता है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन इज फाइनली दिस, जो हम लोगों ने बोला था कि टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एक टाइप से हमने यहाँ इस्टेब्लिश कर दिया कि टॉर्क इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब सवाल ये उठता है कि इसका यूज, टॉर्क का जो यूज है वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन पर भी हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के डायनेमिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए टॉर्क का क्या रोल है, लेट्स लुक इनटू इट कि क्या रोल है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। दरअसल क्या है कि हम लोग की एक आदत है, ट्रांसलेशनल मोशन जब भी हम लोगों ने डिस्कस किया, खासतौर पे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, तो हम लोग की वहाँ आदत पड़ जाती थी कि वी सिंपली डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स। और होता ही ये था कि इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट, इंटरनल फोर्सेस कैंसल बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेट एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स किसी भी सिस्टम पर जीरो होता है, और मोमेंटम जो चेंज करता था उसके बारे में हमारे पास क्लियर कट आइडिया होता था कि मोमेंटम चेंजेस ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। और यहीं से वो आइडिया भी आता था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वगैरह का।
और हम लोग बोलते भी थे कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिस पर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो नो एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आइडिया सब आता था। लेकिन अब क्या है कि जब हम रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग के मन में आता है कि हम लोग सेम प्रोसीजर यूज करें, खासतौर पर ये डिस्टिंग्विश करते हुए कि एक्सटर्नल और इंटरनल टॉर्क्स हम लोग खोजें और बिल्कुल सिमिलर मैनर में आगे बढ़ जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वे टू प्रूव फ्रॉम न्यूटन्स लॉज दैट द इंटरनल टॉर्क्स एड टू जीरो, मतलब नेट इंटरनल टॉर्क किसी रिजिड बॉडी पर जीरो होगा। ये प्रूव करने का न्यूटन्स लॉ में ये एक फ्लॉ है। मतलब हम लोग ये प्रूव नहीं कर सकते न्यूटन्स लॉ की मदद से कि नेट इंटरनल टॉर्क जीरो होते हैं। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उस कोशिश में इतने फ्लॉज निकले कि मैंने कोशिश करनी छोड़ दी। लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, मैंने कहीं लिखा हुआ ऐसा पढ़ा था कि रिजिड बॉडी के रोटेशन में इंटरनल टॉर्क्स ऑलवेज कैंसल। ये न्यूटन्स लॉ की मदद से प्रूव नहीं कर सकते, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कि इंटरनल टॉर्क्स कैंसल आउट हो जाते हैं, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज नेवर बीन ऑब्जर्व टू चेंज। मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जिस पर कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज करते हुए कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया एक्सपेरिमेंटली। सो भले ही न्यूटन्स सेकेंड लॉ की मदद से हम लोग ये प्रूव कर पाए या ना कर पाए, बट इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। सो ये मान करके चलते हैं, मतलब फॉर द रिमाइंडर ऑफ आवर स्टडी वी शैल सिंपली एज्यूम दैट ओनली एक्सटर्नल टॉर्क्स चेंज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। मतलब सिंपली एक्सटर्नल टॉर्क्स ही रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएं और वही फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करने वाले, हालांकि ये पिक्चर मिसलीडिंग है यहाँ पर, लेकिन अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करने वाला अगर कोई बॉडी है, मैंने ऐसे सिंपल सा शेप ले लिया है, कुछ भी आप मान सकते हैं, ये डिस्क है या फिर थीन डिस्क है या फिर सिलेंडर है। अब सिलेंडर और डिस्क में तो कोई अंतर नहीं होता जब तक कि डिस्क थीन सिलेंडर को बोलते हैं। तो जो भी है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अबाउट अगर ये मूव कर रहा है तो इसके सारे पॉइंट सर्कल में मूव कर रहे होंगे, या हमें पता है उस सर्किल का कुछ रेडियस होगा, और उस किसी एक पॉइंट की कुछ वेलोसिटी होगी जो कि हर पॉइंट की डिफरेंट होगी, लेकिन हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा बोल दें तो इस पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी, एक पॉइंट के लिए मैं लिख रहा हूँ v इक्वल्स ओमेगा इंटू आर होगा, और इस पॉइंट का जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, उसका मैग्नीट्यूड लिखें तो m इंटू वी यानी कि m ओमेगा इंटू आर होगा। ये लीनियर मोमेंटम होगा। तो सवाल ये उठता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक डिफिनीशन होता है वो तो r क्रॉस p होता है, और यहाँ पर r एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में r लें, अगर सर्किल में मूव कर रहा है तो r जो पोजीशन वेक्टर होगा वो रेडियस के लॉन्ग होगा और वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होगी। तो r और p के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो ये सिंपली मैग्नीट्यूड r मल्टीप्लाइड बाई p आएगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों को लिखें तो ये r इंटू पी की जगह m भी ये वैल्यू लिख दें, m ओमेगा r, तो हमारे पास टर्म आएगा किसी सिंगल पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का m ओमेगा r स्क्वायर, इस टाइप का आएगा। और अगर पूरी बॉडी के लिए लिखना चाहें तो हर एक इंडिविजुअल बॉडीज के एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करके जो हमें जो वैल्यू मिलेगा नेट एंगुलर मोमेंटम, हालांकि इसका एंगुलर मोमेंटम बाहर की ओर होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। और उसको अगर हम जेड एक्सिस अभी के लिए बोल दूँ, मतलब एक्स वाई प्लेन इसी में ले लूँ, तो जेड एक्सिस बाहर की ओर हो जाएगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है ना, हर एक का एंगुलर मोमेंटम बाहर की ओर है, जेड एक्सिस का लॉन्ग है, तो सारे पॉइंट्स का एंगुलर मोमेंटम सेम ही डायरेक्शन में होंगे। तो इसका जो वेक्टर एडिशन है एक किस्म से स्केलर एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा,
और टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है, उस एंगुलर मोमेंटम को लिखना चाहें तो हर एक इंडिविजुअल का मास डिफरेंट होगा और आर का वैल्यू डिफरेंट होगा, अलग अलग सर्किल्स में मूव कर रहे होंगे जैसे अभी डिस्क्राइब किया है, लेकिन सबका ओमेगा सेम होगा। तो दूसरे के लिए ऐसे लिखेंगे, इसी तरह से सबके लिए लिखते हुए अंत में जो है ना ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस टर्म को अभी अभी हम लोगों ने लिखा था समेसन MI/RI स्क्वायर, इस टर्म को, बीच वाले टर्म को अभी अभी लिखा था, दोबारा भी आप उसको देख सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जेड एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम हमें मिलेगा उसका वैल्यू आई ओमेगा मिलेगा। इसमें भी एनालॉजीज हैं, सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एम भी होता है और रोटेटिंग, प्योरली रोटेटिंग रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। तो आई एनालोजस है एम के, आई को हम लोग रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं और एम को ट्रांसलेशनल इनर्शिया बोलेंगे। ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड एंड भी इज द लीनियर स्पीड। तो ये किस्म से एनालॉजीज हमें मिलती हैं। अब इसमें कुछ और भी करते हैं। अगर मान लो कि अब हम इसमें टॉर्क को शामिल करना चाहते हैं, लेट मी रिमूव ऑल दिस, ये आप कभी भी कर सकते हैं इसलिए क्योंकि ये अगर भूल भी जाएं आप तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। साथ में मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, तो PDF में तो सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, उसमें तो मिटाने का ऑप्शन नहीं है, तो वो सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो साथ में वो भी रख लेंगे, इसको एक बार देख लेंगे। जाहिर सी बात है कि आपको कुछ फ़ायदा होगा, और अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो कंसिडर कि कभी आपको भी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए हम जैसे गरीब लोगों की। अब ये फ्री में हेल्प कर सकते हैं हम लोग की, सिर्फ एक सब्सक्राइब करके या कुछ लाइक करके, चाहे तो कुछ कमेंट भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा हम लोग टीचर हैं। तो यहाँ पर जो है ना, वही बॉडी जो था हमारा अभी, जिसको हम लोग ने कंसिडर किया था, जो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो उसके एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट था वो फाइनली हमने लिखा था LZ इक्वल्स आई ओमेगा, आई रोटेशनल इनर्शिया इस टाइप से लिखा था। और टॉर्क के बारे में तो बेसिक डेफिनेशन हमें पता है कि टॉर्क इक्वल्स DL/dt होता है। तो यहाँ पर अगर टॉर्क का जेड कंपोनेंट हम लोगों को निकालना चाहें तो ये सिंपली DLZ/dt हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज बेसिकली द जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, दिस थिंग इज जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। और इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये डेरिवेटिव है आई ओमेगा का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ओमेगा इसमें वेरी कर सकता है, टाइम के साथ आई का वैल्यू वेरी नहीं करेगा। किसी भी रिजिड बॉडी का आई एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, तो हम लोग फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता। और रिजिड बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज हो जाना उसके रिजिड बॉडी नहीं होने का सबूत है, और हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो सकता। और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन यहाँ नाम लिखा हुआ है तो एक्सिस फिक्स्ड है, इसलिए आई नहीं चेंज करेगा, आई कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर d/dt लिखेंगे। अब इस d/dt को आप बीटा लिखो, अल्फा लिखो, जो लिखने का मन है वो लिखो। चलो एक बार मैंने बीटा लिखा था, अब की बार अल्फा लिख देता हूँ। सो वी गॉट ए रिजल्ट, एंड इस रिजल्ट में कौन क्या है तो TZ जो है ये टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क है, क्योंकि नेट इंटरनल टॉर्क जीरो ही होता है किसी रिजिड बॉडी के मोशन के दौरान। तो ये नेट एक्सटर्नल टॉर्क है। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड अल्फा इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट वी वुड लाइक टू कॉल इट द एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा को d/dt को एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। और यहाँ पर जेड एक्सिस था, मैंने जेड जानबूझ करके वहाँ पर सबस्क्रिप्ट लिया है, आप नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस ये था कि आप जानिए कि ये जो टॉर्क ले रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही ले रहे हैं। ये नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो लेना है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के मोशन का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए, उसमें टॉर्क जो लेना है वो उसी एक्सिस के अबाउट लेना है जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो दिस इज इट
कि इसके लिए डायनामिक्स का इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हैं, या सिंपली टॉर्क निकाल सकते हैं आप, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा टाइप से लिखिए आप। तो ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का डायनामिक्स का एक पार्ट तो कवर अप हो गया। हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, और कुछ एक टर्म्स, जाहिर सी बात है फिजिक्स में ढेर सारे टर्म्स हैं। टॉर्क के टर्म में, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म में हम लोगों ने डायनामिक्स का इक्वेशन भी निकाल लिया। ये इसको आप इसकी एनालॉजी खोजना चाहें तो खोज सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन से। यहाँ पर वहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन होता था, ट्रांसलेशनल इनर्शिया होती थी, यहाँ पर रोटेशनल इनर्शिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वहाँ पर फोर्स होता था, यहाँ टॉर्क है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली है नहीं है, लेकिन उसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस में। और भी जो टर्म्स आएंगे वो टाइम के साथ आएंगे ही, क्योंकि कभी भी एक बार में आप पूरे सारे के सारे टर्म डिस्क्राइब करने बैठ जाएंगे तो पढ़ाई वहीं पर आपकी स्टॉप हो जाएगी। सो जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से आप करते जाएंगे। अभी स्टार्ट करने के लिए हमारे पास इतने कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हैं, बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हम लोग जोड़ते जाएंगे। सो दिस वीडियो इज सिंपल एंड स्मॉल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं इसका भी PDF अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।